नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 56 इंच विश्व गुरु और दुनिया में डंका बज रहा है। ये तमाम आपने शब्दावली आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इन 11 साढ़े 11 सालों में देश ने ये देख लिया कि ये भी एक जुमला ही था। हर रोज जिस तरह से खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि देश के ने इतना कमजोर नेतृत्व कभी नहीं देखा। शायद आजाद भारत का ये अब तक का सबसे कमजोर नेतृत्व है, यानी कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित हो रहे हैं। दुनिया में और मीडिया के जरिए वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे और ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश, ये बताने की कोशिश हर तरीके से कि उनकी छाती 56 इंच की है और वो अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हर दिन जिस तरह से उनकी कलई खुलती हुई सामने आ रही है, वो साफ तौर पर यह बता रही है कि उनके नेतृत्व में हर रोज देश किस तरह से शर्मसार हो रहा है, देश किस तरह से दलदल में जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खूब डंका बजाया गया, किस तरह से रैलियां निकाली गई, क्या क्या नहीं किया गया ताकि इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मिल सके और फिर से वाहवाही हो नेशनलिज्म के नाम पर 2019 की तरह ही उनको फिर से आने वाले चुनाव में वोट मिले। लेकिन इस बार कलई पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है और एक जो अब आज ताजा बयान आया है उससे तो ये साफ पता चल गया है कि जो इल्जाम लगातार नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी दूसरी सरकारों पर लगाती रही कि सेना को कभी खुली छूट नहीं दी गई, वरना पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया जा सकता था, इससे पहले कमजोर नेतृत्व थे, उस सब की पोल पूरी तरीके से खुल गई है। खुद जो नेवल ऑफिसर है कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने इंडोनेशिया में एक प्रोग्राम में इन बातों को कहा है। उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमारे फाइटर जेट्स गिरे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान कमजोर नेतृत्व की वजह से हुआ है, कमजोर पॉलिटिकल जो विल है उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि ये कहा गया था, ये निर्देश दिए गए थे, ये जो नेवी है उससे ये कहा गया था, आर्मी है उससे ये कहा गया था कि जो आर्मी बेस है उनको निशाना नहीं बनाना है। चलिए, बात को माना जा सकता है। दूसरी जो बात कही गई वो ये कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको भी निशाना नहीं बनाना है। अभी आपने ईरान इजराइल की वॉर में आपने देखा था कि जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था तो सबसे पहले उसने एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था, जिससे उभरने में 24 घंटे ईरान को लगे थे। और ईरान ने भी सबसे पहले अगर हम कहें तो हमला किया तो वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर किया। और एयर डिफेंस सिस्टम ही को ही तबाह करना सबसे पहला स्टेप होता है, ताकि अगर आप टारगेटेड हमले भी करना चाहते हैं तो उसमें जिस चाहे मिसाइलें आप दाग रहे हैं या जिस भी तरीके से हमला किया जा रहा है उसमें आपको कामयाबी हासिल हो। लेकिन यहां पर तो सरकार की तरफ से ये कह दिया गया आर्मी को कि ना तो आप पाकिस्तान के आर्मी बेस और ना ही उसके डिफेंस सिस्टम, दोनों को ही आप निशाना नहीं बना सकते हैं। आखिर सरकार इससे हासिल क्या करना चाहती थी? क्या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा था? ये सवाल तो अब लोग उठा रहे हैं। 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और उसके बाद क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में 17-18 लोगों की जान तब चली गई। क्या देशवासियों की जान इतनी सस्ती थी कि ऑपरेशन तो किया गया, लेकिन उस ऑपरेशन में आर्मी को जिस तरह के निर्देश दिए गए वो सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने ये सवाल उठाए थे, ये पूछा था कि आप हमें ये बताइए कितने जेट्स गिरे, तो उन्हें देशद्रोही, उन्हें पाकिस्तान परस्त, उन्हें चीन परस्त, न जाने क्या क्या उनको कहा गया था। और कहा था कि देखिए फिर से ये सबूत गैंग जो है वो जिंदा हो गया है, ये सबूत मांग रहे हैं। अब क्या करेंगी भारतीय जनता पार्टी और अब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी, जब खुद पहले सीडीएस ने कहा कि हाँ, नुकसान हुआ है, हमारे फाइटर जेट्स गिरे हैं। और ये किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन जो होती है, कोई भी जंग हो या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, ये उसका हिस्सा होता है। और फिर आप इसका रिव्यू करते हैं कि आखिर ये नुकसान हुआ तो क्यों हुआ। अब सवाल इसमें ये भी उठ रहा है कि जब ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि फाइटर जेट जो हैं वो गिरे हैं, तो सवाल ये कि क्या हमारे कोई पायलट्स का भी नुकसान हुआ है? क्योंकि आप ये देखिए, एक एक करके ये खबरें जो हैं इन पर से पर्दा उठ रहा है, जिनको सरकार लगातार दबा रही थी, लगातार उनको एक अंडर द कार्पेट करने की उसकी कोशिश थी, ताकि
वो नेशनलिज्म के नाम पर देश को एक बार फिर से बेवकूफ बनाकर उनका वोट हासिल कर सके। लेकिन ये तमाम जो पर्दाफाश हो रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, ये बहुत गहरे सवाल खड़े करते हैं और ये साफ तौर पर बताते हैं कि हमारा मौजूदा नेतृत्व जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, यानी कि जो नरेंद्र मोदी, वो कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं। उन्हें अब लोग तो कायर प्रधानमंत्री का भी टैग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब से इतर आप ये देखिए कि एक तरफ तो ये खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ये कह रहे थे नरेंद्र मोदी कि खुली छूट दे दी है आतंकियों को निस्त नाबूद करने के लिए, उसकी कलई, उसकी पोल पूरी तरीके से खुल गई है कि दरअसल कैसे सेना के हाथ बांधे जा रहे थे खोलने की जगह, और उनको ये बिल्कुल एक तरह से लिमिटेड और बिल्कुल लिमिटेड छूट उनको दी गई थी कि उनको क्या करना है। और अब ये बात जो है खुद नेवी ऑफिसर जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कैसे फॉरेन पॉलिसी हमारी चरमराई हुई, फेल हुई, एक तरह से लगातार आप ये देख रहे हैं नजर आ रही है। ट्रंप लगातार हर रोज सुबह उठकर ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने इंटरवीन किया और उनके कहने पे सीज फायर हुआ क्योंकि उन्होंने व्यापार की धमकी दी। अब जो अमेरिकन पार्लियामेंट है उसमें एक बिल पेश किया गया है बिल तो ये है रशिया के विरुद्ध, लेकिन आप देखिए कि भारत पर सीधा इसका कैसे असर होगा। बिल पेश किया गया है कि कोई भी ऊर्जा सामान या समझौता अगर रशिया से कोई भी देश करेगा तो अमेरिका उसके ऊपर 500% टैरिफ लगाएगा। कितना? 500%। और इसको ये कहा जा रहा है, ये कहा गया है कि दरअसल जैसे ईरान के ऊपर बंकर बस्टर बम जो है वो गिराए थे अमेरिका ने, ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर बम है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत और चाइना सबसे ज्यादा रशिया से तेल निर्यात करता है, सबसे बड़े पैमाने पर वो वहां इंपोर्ट करता है तेल भारत। और अब आप ये सोचिए कि अगर रशिया से भारत तेल लेता है तो उसके ऊपर 500% तक का टैरिफ लग सकता है। आने वाले दिन कितने खतरनाक होने जा रहे हैं अगर ये होता है, और अगर ये लागू कर दिया जाता है तो कितने खतरनाक देशवासियों के लिए होंगे। आप सोचिए कि तेल की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं, ईरान इजराइल की इस जंग में इसमें और इजाफा हुआ है कच्चे तेल की कीमतों में, और अगर ये हो जाता है और अगर 500% का टैरिफ अगर हिंदुस्तान पर लग जाता है तो आप समझिए कि आगे क्या होने जा रहा है। क्योंकि ईरान से भी हमारे कोई ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि कैसे हम पहले इजराइल के साथ खड़े नजर आए, फिर खाना पूर्ति के लिए ईरान को लेकर एक ट्वीट किया गया, हालांकि ईरान ने तारीफ की भारत की, जय हिंद और जय ईरान करके लेटर जारी किया गया। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। ईरान, चीन और रूस के साझा साइबर एक्सपर्ट ने कथित तौर पर एक जांच में ये पाया है कि भारत में बनाए गए सॉफ्टवेयर में ऐसे कोड शामिल हैं जो इजराइल को पासवर्ड, मूवमेंट डेटा और हथियार नियंत्रण प्रणाली तक सीधा एक्सेस देते थे। यानी कि हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, जो हमारे साइबर एक्सपर्ट थे या वो डेवलपर थे, वो क्या कर रहे थे? वो दरअसल इजराइल के साथ खड़े हुए थे, ये ईरान का कहना है। ये ईरान, चीन और रशिया की जो साझा साइबर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो जांच की है उसमें ये पाया है। और ये कहा गया है कि ईरान ने दावा किया है कि भारतीय कोडर्स ने जानबूझकर सॉफ्टवेयर में ऐसे बैकडोर छोड़े जिससे इजराइल को विदेशी प्रणालियों पर साइबर नियंत्रण मिल सके। इससे सिर्फ जानकारी ही नहीं चुराई गई बल्कि कुछ मामलों में सैन्य उपकरण भी रिमोटली हैंडल किए गए। ये बहुत बड़ा खुलासा है। और अब आप ये सोचिए कि अगर रशिया से अगर तेल लेते हैं, ऊर्जा सामान लेते हैं और उस तरह के अगर उनके साथ व्यापारी संबंध हमारे होते हैं तो अमेरिका क्या करेगा अगर वो बिल पास हो जाता है। ईरान इस तरह के इल्जाम भारत के ऊपर लगा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच में जंग भले ही खत्म हो गई हो लेकिन अंदरूनी उठापटक वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है कि आखिर जो शुरुआती दौर में जिस तरह से सारा सिस्टम उनका हैंग कर लिया गया था वो कैसे और किस तरह से किया गया, और उसमें अब भारत का नाम सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। ये रिपोर्ट में कहा गया है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये ईरान की तरफ से अगर कहा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कोई जांच बिठाई है जो उनकी तरफ से कहा गया, और उसके क्या असर देश पर होंगे आज इसी सब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नेवल ऑफिसर के खुलासे से लेकर और जो जिस तरह से बंकर बस्टर, इकोनॉमिक बंकर बस्टर जो है वो अमेरिका भारत पर गिराने जा रहा है,
और दूसरा ईरान ने जिस तरह का ये पर्दाफाश किया है कि किस तरह की साइबर सपोर्ट जो है वो इजराइल को मिल रही थी भारत के तहत। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। 3 खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पुष्पेन चौधरी जी, जो कि पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट है, किसान नेता भी हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पर उनकी बहुत गहरी पकड़ रही है। मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और तथ्यों पर आधारित में अपनी बातों को लगातार रखते रहे हैं। मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट और एक्स डिप्लोमेट आफ्ताब कमाल पाशा साहब जुड़ गए हैं और जाहिर सी बात है कि फॉरेन मामलों पर, इन तमाम मामलों पर बहुत बेबाकी से वो अपनी बातों को रखते हैं। पाशा साहब, आपका भी बहुत स्वागत इस्तकबाल कार्यक्रम में। पाशा साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये जो नेवल ऑफिसर हैं, इनकी तरफ से जो ये पर्दाफाश किया गया है, इसके क्या मायने हैं और इसको किस तरह से देखा जाए? जी, धन्यवाद बुशरा खानम, मुझे निमंत्रण देने के लिए। देखिए, ये डिफेंस अटैची जकार्ता में एक सेमिनार में बोल रहे थे और इन्होंने पहली बार इस पे कमेंट नहीं किया है। उसके पहले सिंगापुर में एक विजिट पे जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि हमारे कुछ फाइटर्स का लॉस हुआ है और बहुत जल्द हम इसमें कार्रवाई करके जो है दूसरे चीजें हासिल करें बोल के। उसके पहले डीजीएमओ के स्पोक्समैन भारती, उन्होंने भी कहा था कि हमारे पायलट जो है वापस आ गए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्लेन वापस आए हैं। तो उसके पहले जो है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये सरकार जो है एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट साइन करते हैं और डिलीवरी जो है हथियार टाइम पे नहीं होते, ना एयरफोर्स के लिए ना उनके एमुनिशन के लिए। लगातार जो है एक के बाद ये डिफेंस ऑफिसर बहुत जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो गवर्नमेंट जी। की आलोचना कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट जो है असलियत ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खुल के बता नहीं रहे हैं। पूरी प्रेस में जो है, पूरी दुनिया की प्रेस में ये बताया जा रहा है कि फ्रांस से जो इंपोर्ट किए थे रफाइल, वो 1 या 2 मार गिराया है, या रूस के फाइटर जेट्स भी मार गिराए पहले दिन, और उसके बाद से जो है हमने दूसरे ठिकानों पे बमबारी की। लेकिन ये शिव कुमार जो डिफेंस अटैची हैं जकार्ता में, उन्होंने पहली बार ये जिक्र किया है कि जो है पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से जो है हम पाकिस्तान के डिफेंस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे और एयर डिफेंस पे हमला नहीं कर सके, जिसके वजह से कुछ फाइटर्स या प्लेन्स की लॉस होने की बात वो कर रहे थे। तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर उन्होंने नुक्ताचीनी की है, वो सीधा जो है प्रधानमंत्री की तरफ जाता है ये इशारा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर के पहले कि हमने मिलिट्री को जो है खुला हाथ दिया है, खुला पावर दिया है। वो जो है जो कुछ भी कार्रवाई करना है ये पहलगाम के हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद, वो उचित कार्रवाई करेंगे बोल के। लेकिन अब पता चल रहा है कि सिविल मिलिट्री में काफी तनाव था और जब पूरी तरह सेना पाकिस्तान के अड्डों पे, सिर्फ आतंकी अड्डे नहीं, उनके मिलिट्री ठिकानों पे भी बमबारी करके जब आगे बढ़ रही थी, तो अचानक जो है मिलिट्री से कंसल्ट किए बगैर शायद ये सीज फायर जो अमेरिका ने हमारे पे थोपा, वो एक्सेप्ट कर लिए। और उसके पहले जो है पूरे प्रधानमंत्री से लेके डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ये कहते आ रहे थे पूरे देश को कि हम जो है पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी लिबरेट करेंगे, वो हमारे उनके कब्जे से छीन के हमारे कश्मीर में मिलाएंगे बोल के। तो उन्होंने ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है कि हमारी फौज ये कार्रवाई करने के लिए तैयार है बोलते।
जब मौका मिला, सुनहरी मौका मिला कि फौज को पाकिस्तान को खदेड़ने की और कमजोर करने की और आगे बढ़ने की, तो ये मजबूरन अमेरिका के दबाव में कि चीज पर क्यों किया। हालांकि गोदी मीडिया ये बता रही थी कि हमने कराची पे हमला कर दिया, रावलपिंडी पे हमला कर दिया और जो है पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया और ऊंची ऊंची बातें करके जो लोगों को गुमराह करते थे। लेकिन असलियत आप पता चल रही है कि हमारे खुद फाइटर्स जेट को मार गिराया था और चीन जो है सैटेलाइट इंफॉर्मेशन लगातार पाकिस्तान को देता आ रहा था और उनके मिसाइल्स और चाइना के प्लेन्स भी जो है काफी यूजफुल थे इस पूरे ऑपरेशन में। तो ये साबित होता है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ बोलती है और रियलिटी असलियत कुछ और है। और उसके बाद इस चीज पर एक्सेप्ट करने के बाद कई दिनों तक जो है डोनाल्ड ट्रम्प 15-20 बार जो है लगातार कहते आ रहे थे कि हमने सीज फायर रात भर बातचीत करके मनवाया था, हमने कोशिश की बोल के। तो सिर्फ एक बार जब G7 मीटिंग हुई तो उस दौरान प्रधानमंत्री जो डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने वाले थे तो मिल नहीं पाए, कुछ इमरजेंसी की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प वापस वाशिंगटन जाना पड़ा। लेकिन फोन पे उनकी बातचीत हुई जिसके जरिए से उन्होंने ये बताया कि सीज फायर हम दोनों के, इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत में हुआ है और कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हम नहीं चाहते बोलते। तो बहुत देर से ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया। हाँ, देर है दुरुस्त है, लेकिन अब जो बात डिफेंस अटैची जकार्ता में कर रहे हैं और अनिल चावन CDS जो सिंगापुर में कर रहे हैं, ये दोनों से पता चलता है कि जो तनाव मिलिट्री और सिविल लीडरशिप के बीच में है वो जो है खुल के आ रहा है, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि उनकी वजह से जो है सीज फायर हुआ और वो जिनको पावर दिया गया था, अथॉरिटी दी गई थी, वो पूरा कामयाब नहीं हुए या पूरा मुकम्मल नहीं कर सके। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही कि उनके फॉल्ट से जो है ये सब फाइटर जेट्स लॉस हुए या सीज फायर हुआ बोल के। तो इनडायरेक्टली मिलिट्री को ब्लेम कर रहे हैं, वो अपना हाथ धोना चाहते हैं और सफाई देना चाहते हैं कि नहीं हम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हमारे हाथ बांध दिए थे, हम कुछ नहीं कर सके, ये असलियत है बोल के वो खुलेआम सेमिनार में बोले। हालांकि गवर्नमेंट स्पोक्समैन इसको डिनाई कर रहे हैं, उनका वो मतलब ये था वो था बोल के सफाई दे रहे हैं, लेकिन जो बात खुल के आई है वो साफ जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इनकॉम्पिटेंट है, निकम्मी है और उन्होंने मिलिट्री के हाथ बांध दिए थे, वो इसी से लॉस हुआ बोलते। जी जी बिल्कुल, आपने जो लास्ट में कहा वही बात अब पूरा देश कहता हुआ नजर आ रहा है कि निकम्मी है ये नेतृत्व एक तरह से ये साबित हो रहा है, क्योंकि आप बात इंदिरा गांधी से लेकर नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह सबकी आप करते हैं और सबको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे गलतियों के से भरे हुए थे ये लोग, और मनमोहन सिंह के लिए तो कितने कमजोर ये प्रधानमंत्री थे, क्या क्या नहीं कहा जाता है। लेकिन मोदी के रहते सेना को खुली छूट थी, कुछ भी कर सकते हैं, खुद मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देश देख रहा है कि सेना के साथ क्या कुछ ये नेतृत्व कर रहा था, और अब भारत ये हो गई है कि पहले CTS और अब नेवल ऑफिसर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी उनको पता है कि वो इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं तो आगे क्या कुछ हो सकता है, लेकिन जाहिर से उन्हें अपनी फेस सेविंग, अपनी इज्जत के लिए ये सब कुछ करना है। पुष्पेन जी आपके पास आऊं उससे पहले सिद्धार्थ जी आपसे मैं जानना चाहूंगी इस सबको कैसे देखा जाए। ये क्या देश के लिए एक तरह की देश की बेइज्जती नहीं है कि एक तरफ पूरा देश जब इंतजार कर रहा था तो आप सीज फायर का ऐलान कर देते हैं, वो भी ट्रंप आकर करते हैं, और अब फिर एक के बाद एक ये बयान सामने आना, क्या अभी भी आपको लग रहा है कि अभी भी पूरी स्थिति साफ नहीं है, अभी भी बहुत कुछ छिपाया जा रहा है? क्योंकि देखिए अगर 1 या 2 फाइटर जेट होते तो कह दिया जाता कि 1 या 2, लेकिन जाहिर सी बात है इससे ज्यादा हैं, इसीलिए नंबर नहीं बताया जा रहा है। सवाल तो अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इसके साथ
हमारे कोई पायलट्स का भी कोई नुकसान हुआ है क्या? उसमें भी किसी चीज को छिपाया जा रहा है क्या? जी। आ, देखिए, ये इसका उदाहरण बहुत अच्छे क्रिकेट से समझ में आ जाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी है, भारत के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर हैं। उनके चलते पूरा आईपीएल भी चलता है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को पूछिए कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, तो वो खुद कहेंगे कि देखो, मैं टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, मैं ओडीआई नहीं खेल सकता क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मेरी फिटनेस नहीं है, मेरे पैर में दिक्कत है। तो यहाँ पर हो ये गया है कि भाजपा इकोसिस्टम 10 साल से खुद को 56 इंची विश्व गुरु बताते आई है। तो अब भाजपा खुद के बनाए छवि छवि में खुद ही कैद हो गई है। गाइड फिल्म में देवानंद जैसी स्थिति हो गई है। अब ये मानना कि हवाई क्षति हुई है, इसका मतलब तो है कि 56 इंच का जो गुब्बारा है उसमें खुद वो मतलब गुब्बारे की हवा निकाल देंगे। कोई भी, हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी मुश्किल मैच में अगर 350 रन किसी टीम को चेज करने हैं, तो कोच कुछ भी दावा करे, लेकिन बिना विकेट खोए आप वो मैच नहीं जीत सकते। 2-4 विकेट गिरता ही गिरता है। अब इसके बावजूद अगर कोच कहे कि नहीं नहीं हम तो जीते और हमारा एक भी विकेट नहीं गिरा, इसका मतलब वो कोच का बड़बोलापन होता है। बड़ा स्कोर चेज करोगे तो 2-4 विकेट गिरेंगे ही, भले मैच आप जीत जाओगे, लेकिन 2-4 विकेट जीते गिरना कोई खास बात नहीं है। 7 मई को रात में जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तब भारतीय सेना के 80-85 हवाई जहाज हवा में उड़ रहे थे। उसको रोकने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी 20-25 हवाई जहाज हवा में उड़ रहे थे। तो आप सोचिए कि 1-1.5 घंटे के लिए भारत और पाकिस्तान के मिला के 100-125 हवाई जहाज अगर एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, हवा में कलाबाजियां खा रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे तक अगर ये चलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो हानि दोनों ही पक्ष को होनी स्वाभाविक है। यही बात सबसे पहले एयर मार्शल भारती जी ने 10 मई को कहा था कि कॉम्बैट होता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लॉस होता है। उसके बाद भारतीय सेना के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर में भी यही कहा कि भैया, हम 7 तारीख को जब शुरुआत हुई थी तो हमसे कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हो गए, उसको हमने 10 तारीख को सुधार लिया। और आज इंडोनेशिया में भारतीय सेना के ऑफिसर भी यही कह रहे हैं। ये हम सबको होता क्या है, देखिए इसकी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है। हमें पता है कि रेडार जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है युद्ध में। रेडार का मतलब होता है हमारी आंख। अगर हमारी आंख ही नहीं रहे, आंख ही बंद हो जाएगी, तो सामने क्या हो रहा है हमें पता नहीं लगता है। तो युद्ध में सबसे पहला एक नियम होता है, तो युद्ध शुरू होते ही सबसे पहले आप दुश्मन के रेडार को नष्ट करते हैं ताकि उसको आप अंधा कर सके, उसके बाद ही असली हमला होता है। ये सबको पता है। इसीलिए परसों भी हमने देखा कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो B-2 बॉम्बर लाके उनके 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उससे पहले 10 दिन तक इजराइल ने पूरा का पूरा क्या कहते हैं, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम को पहले तबाह किया। जब आपको एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रहता है तभी असली बमबारी वाला हमला होता है, हम सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद हमें ये मालूम है कि ये सब होते हुए भी भारत की, मतलब भाजपा की सरकार अपने, अंग्रेजी में कहते हैं प्रिजनर ऑफ योर ओन इमेज, उसने अपना इमेज ऐसा बना लिया है कि हम तो 56 इंच के शेर हैं, हम तो विश्व गुरु हैं, तो हमारा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जबकि यथार्थ यह है, जिस तरह से सबसे पहले 10 तारीख को एयर मार्शल भारती हो, उसके बाद सिंगापुर में सीडीएस हो, या आज जो इंडोनेशिया में भारतीय नौसेना के ऑफिसर हो, उनका यही कहना है कि रेडार को हमने जिस समय हमला शुरू किया था, पाकिस्तान के रेडार को हमने क्षति नहीं पहुंचाई थी क्योंकि ये राजनीतिक निर्णय था। तो स्वाभाविक है कि सामने वाले के आंख को आपने अंधा नहीं किया और उसके सामने आप डंडा चलाने जाओगे तो वो भी तो उस डंडे को रोकेगा भी, अपना भी तो डंडा लेके चलाएगा। तो ये पता था, हमें सबको पता था। भारतीय नौसेना भी कह रही थी, भारतीय सेना भी कह रही थी, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्रिकेट के जो फैंस होते हैं उनको बहुत भले, क्या कहते हैं, एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा हो, वो क्रिकेटर को भगवान मानते हो, लेकिन क्रिकेटर खुद जानता है कि उसकी सीमाएं क्या है। भारतीय सेना इस चीज को जानती है कि कभी युद्ध होता है तो केवल यहाँ पर राजनीति नहीं है, दुनिया के दूसरे सेना के लोग भी हमें देख रहे हैं। इसीलिए आप किसी भी युद्ध में देखिए, कोई भी सेना हो, अपने बारे में अगर उसको कोई क्षति हुई है तो वो मानने से पीछे नहीं हटती। यहां तक कि ट्रंप साहब को भी कह दिया गया कि आपने जो 3 बम गिराए थे ईरान पे वो ढंग से नहीं गिरे, तो उनको मानना पड़ा कि हाँ, अभी तक हमारे पास पूरा डेटा नहीं आया है। जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य देश है, उसने दुनिया का सबसे बड़ा बम गिराया था,
उसके बाद भी जब लोगों ने कहा कि उससे तो इतनी कहानी नहीं हुई है, तो उनको ये कहना पड़ा वहां की सेना को कि अभी तक हम उसका जो डेटा है उसमें कितनी क्षति हुई है इसकी जानकारी लगाने में हम जुटे हुए हैं, थोड़ा समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि सेना एक खिलाड़ी होती है, खिलाड़ी जानता है कि वो कब आउट हुआ है, खिलाड़ी जानता है कि उसको कब बाउंसर लगा है, खिलाड़ी को मालूम है कि किस बॉल पे वो बीट हुआ है। देखिए, कोई भी बैट्समैन सेंचुरी भी बनाता है तो कहीं बीच में 2-4 बॉल पे बीट भी तो हुआ होगा, एक आध बाउंसर भी तो उसको लगा होगा। तो लेकिन बीजेपी क्योंकि अपने आप का इमेज, छवि ऐसा बना ली है कि हम तो भैया इस तरह के 56 इंची शेर हैं, विश्व गुरु हैं कि हमारा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसीलिए उसको ये मानना बहुत उसके लिए कठिन है कि इस तरह की कोई चीज हुई। लेकिन सबको पता है कि एक खेल खेलेंगे तो आप कुछ विकेट आपके गिरेंगे ही, आपके आपके अच्छे से अच्छे बॉलर को भी कोई ना कोई चौका मारेगा। और एक साथ जी 7 मई को भारत के 80-85 हवाई जहाज, पाकिस्तान के 30-40 हवाई जहाज अगर एक साथ 1 घंटे तक एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि दोनों ही सेना के क्या कहते हैं हवाई जहाजों को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। लेकिन यह भी बात सच है कि ये जो नुकसान जो भी हुआ था, ये अपने ही दोनों ही देश के हवाई जहाज एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया था, दोनों एक दूसरे के सीमा के अंदर रहे थे। हुआ ये था कि पाकिस्तान को पिछले 4 साल में, पिछले माफ कीजिएगा 3 साल में, 2022 के बाद से उसके पास चाइना के हवाई जहाज आए हैं J-10 नाम के, जो कि उससे पहले नहीं होते थे। पहले पाकिस्तान भारत से जब लड़ाई करता था तो F-16 हवाई जहाज लेके लड़ाई करता था। बालाकोट में भी जब हमने हमला किया था पाकिस्तानी ठिकानों पर, तो पाकिस्तान की ओर से बचाव करने के लिए उनका हवाई जहाज जो उतरता था हवा में भारत को टक्कर देने के लिए, वो F-16 होता था। F-16 में जो एयर टू एयर मिसाइल है उसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर है। हमको लगा था कि अभी भी F-16 ही है, लेकिन इस बीच में हुआ ये कि पाकिस्तान ने चाइना से 2022 में 20 जहाज खरीद लिए J-10 नाम के, जिसमें PF-15 नाम का मिसाइल लगता है, जिसकी मारक दूरी 150 किलोमीटर है, जिसके साथ भारतीय वायुसेना का सामना इससे पहले नहीं हुआ था। अचानक 7 मई को जब सामना हुआ तो स्वाभाविक है कि आपको एक नए चीज से एक नया बाउंसर आपके ऊपर आया होगा। इसीलिए चीफ ऑफ ठीक डिफेंस है। स्टाफ का कहना है कि इस तरह की चीज हुई है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये राजनीति, इसमें केवल बीजेपी अपनी क्या कहते हैं झूठी शान को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपके पास जी, बिल्कुल आपने बात सही कही है, आपने टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर रखे सिद्धार्थ जी, लेकिन इसके जो पॉलिटिकल आयाम है उनको भी बहुत देखने की जरूरत है। हमारी सेना ने क्या किया, किस तरह से किया, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ, क्या वाकई में वो नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ आपस में दो सेनाएं जो हैं वो लड़ रही थी, या फिर हमारी सेना के हाथ बांध दिए गए थे कि आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं, यहां तक कि आप एयर डिफेंस सिस्टम को भी उनके नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं? क्या इस वजह से हमारा नुकसान हुआ है? ये है बड़ा सवाल पुष्पेन जी, कि सेना पर सवाल नहीं उठा रहे हम, उसके कुशल जो उन्होंने शौर्य दिखाया उस पर सवाल नहीं, लेकिन क्या और किया जा सकता था, सवाल इस पर ये है। और क्या सरकार ने, क्या मोदी सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए थे, इसलिए ये सब हुआ, इसीलिए हमारा नुकसान ये हुआ? देखिए बुशरा जी, क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है अभी? जी जी जी। आवाज ठीक है जी। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है इनकी सारी कार्य प्रणाली के लिहाज से और पिछले 11 साल के हिसाब से, ये कहते जो हैं वास्तव में जब इसका आकलन किया जाए, इनकी जो वाक्पटुता है या ढिढोरा पीटने की एक आदत है या प्रचार करने की आदत है, उसके विपरीत है इनका आचरण सारा का सारा। अब एक तरफ इन्होंने कहा जैसे हमला हुआ, हमने जो है सेना को खुली छूट दे दी है और हम लोग इनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और अंदर कमरे में क्या कहा, देखो इन्होंने अपनी जो आपने कायरता शब्द यूज किया, वास्तविकता यही है। और ये हमारे शब्द नहीं है, ये सुब्रमण्यम स्वामी जो इनके नेता है कोई भाजपा के, वो खुद इनको दब्बो कायर डरपोक बता चुके हैं। तो वास्तविक इनकी जो नेचर है वो ये है कि कमरे के अंदर इन्होंने, सेना ने कहा कि हम ये काम कर सकते हैं। अब सेना तो उतना ही करेगी अगर आपको पॉलिटिकल लीडरशिप उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप भयभीत है या बोल्ड है, इसके ऊपर सेना का रिजल्ट ज्यादा प्रभावित होता मतलब प्रभावित, उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। जैसे कि
इंदिरा गांधी जब दबाव था यूएसए का कि साहब हम 7th फ्लीट भेज रहे हैं, तब भी उन्होंने कहा ठीक है भेज रहे हो भेजो, हमें जो करना है हम करेंगे ना। उन्होंने ये ढिंढोरा पीटा था कि हम जो है देश को टुकड़े करते जा रहे हैं, पाकिस्तान को हम सरेंडर करा देंगे, लाल आंख दिखा देंगे, और उनका और जो उन्होंने मतलब करके वास्तव में दिखाया था, उनका एक्शन बोल रहा था। लेकिन इन्होंने कमरे में क्या इंस्ट्रक्शन उनको दी कि उससे स्पष्ट हो गया। और मुझे तो लग रहा है उस अफसर की अब कहीं करियर और नौकरी पे ना आप बनाई हो, ये मैं आपको बता रहा हूं। इनकी हरकतें और है छिचोरी कि वो उसने स्पष्ट कर दिया। तो अब ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जरूर जारी कर दिए जाएंगे पूरी फौज में कि अब कोई कुछ मत बताना भाई, इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा जूनियर अफसर। और उसने बिल्कुल ठीक बात कही कि भाई हमने जो ऑब्जेक्टिव हमें बताया गया कि आपने ये हमले कर दे, लेकिन काउंटर में एयर डिफेंस सिस्टम उनका है या उनके तरफ से कोई हमला हो रहा है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन से, उसके ऊपर हमला नहीं करना है। तो इसका मतलब आपके हाथ बंद गए, जब बंद गए और दूसरे ने अपने हाथ खोले हुए, तो उसने आपका डैमेज किया। और डैमेज को आपने फिर बाद में एडमिट ना करके और उसके चारों तरफ एक जो है जाल बुनने की कोशिश करी, तरह तरह के बयान दिए, हाँ भाई कुछ वो हो जाता है, नुकसान हो जाता है, ये सब चीजें। इससे जो है ना इन्होंने खुद की क्रेडिबिलिटी तो खराब की है, कहीं ना कहीं सेना के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि सेना भी हमारी इन्हीं के आधार पर जो है जो ये चाहते हैं वही बातें वहां बता रही है। तो जबकि जो चीज स्पष्टता से देश के सामने आती कि भैया कहीं हमारी ट्रेनिंग में कमी है, हमारी सॉफ्टवेयर में कमी है, हमारे हथियारों में कमी है, रफेल में कमी है, और कोई बात ऐसी है जो देश के सामने आए, हमें बजट नहीं मिल रहा है। जैसे समय पर हथियार न बनने की बात तो जो वायुसेना के प्रमुख है उन्होंने भी उठा दी थी कि भाई समय से जो है कोई हथियार मिलता नहीं है, सालों लग जाते हैं, हथियार जो है आता नहीं है हमारे पास। तो ये बात बहुत प्रमुखता से सामने आ गई थी। तो इनका जो सारा का सारा आवरण है कि भाई हम बहुत बहादुर हैं, पाकिस्तान को हमने झुका दिया, तोड़ दिया, वो सारी चीजें जो है ट्रंप ने इनकी और ज्यादा किरकिरी कर दी, हवा निकाल दी सारे ऑपरेशन की कि साहब हमारे कहने से ट्रेड की धमकी देने के बाद आपने क्या, ये भी बात सच नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित रूप से ये सच है, नहीं तो ट्रंप भी इसको बार बार इतनी दिनों तक रिपीट नहीं करते। और उसके कंपैरिजन में इनकी कोई हिम्मत नहीं पड़ रही है ट्रंप को एक बार भी नाम लेके कहना कर देखिए ट्रंप साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और ट्रंप साहब आप जो है फोन आपने किया था, आपने कहा होगा कि साहब आपस में लड़ना नहीं चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन हमने अपने आप किया, उसको भी इन्होंने सेना पे डाल दिया। तो सेना के डीजीएमओ ने उसके डीजीएमओ से कहा और जो है पाकिस्तान के ने हमारे डीजीएमओ से, और हमने जो है आपस में तय कर दिया। क्या डीजीएमओ लेवल का अधिकारी आपस में ये बातें तय कर सकता है? तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये सारा ऑपरेशन, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि उसके विषय में जब स्पेशल सेशन बुलाने की बात की, उसमें ये साफ इनकार इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा नहीं बाद में सेशन होगा जो पार्लियामेंट का। इसी के साथ साथ जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें भी ये जो है हाजिर नहीं हुए। तो इन सारी बातों से ये बहुत स्पष्ट होता चला जा रहा है कि भैया ये केवल दिखाते हैं कि हम 56 इंची हैं, वास्तव में ये जो है डरे रहते हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं सेना का को भी एक्सपोज किया है, उसको पॉलिटिकली यूज किया है। बालाकोट में भी आपको याद होगा भाई जहाज किसका गिरा था? हमारा, उनका तो कोई जहाज गिरा नहीं। कैप्टन जो है एक जो फाइटर प्लेन के कैप्टन थे जो हमारे शिप वो थे, तो वो पकड़े हो गए थे। तो अब ये सारी चीजें जो है स्पष्ट करती है कि ये अपने नुकसान को कम बताते हैं, दूसरे के नुकसान को ज्यादा बताते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में इनकी सारी कलाई खुल गई है। और अब हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जो है देश सुरक्षित हाथों में है। सेना का बजट भी इन्होंने कम कर दिया है, जो 2% से जीडीपी के 2% से भी कम है, जबकि हम एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, और उधर बांग्लादेश से आपके बहुत खराब संबंध चल रहे हैं। बाकी देशों से भी कोई देश सारे ऑपरेशन में आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, जो कूटनीतिक आपका फेलियर था। इन सारी चीजों से ये पता लग रहा है कि भाजपा ने एक आवरण बनाया हुआ था राष्ट्रवाद का कि हम बड़े बहादुर हैं, बड़ा डंका हमारा बज रहा है, 56 इंची है, विश्व गुरु है, लेकिन ये सारी चीजें खोखली थी। ये सारी चीजें अब जनता के सामने आ गई कि इसलिए ये बच के दाएं बाएं भाग रहे हैं। ये जो डेलीगेशन भेजे गए थे, किसी ने कोई रिकॉग्निशन नहीं लिया डेलीगेशन का, ना कोई राष्ट्राध्यक्ष इन डेलीगेशन से मिला। और अब ये ऐसे देशों में जा रहे हैं, कभी साइप्रस, कभी नामीबिया, कभी अब फिर से विदेश यात्रा पर। ऐसा लग रहा है कि 15 या 17 सितंबर को जो इनके 75 साल हो रहे हैं, इनको छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं आरएसएस ने कह दिया, तो या जो बाकी बच्चे कुछ देश है मैं जरा उनमें घूम टहल के आ जाता हूँ, देश में जो हो रहा है होने दो। तो ये सारी चीजें
देश के हित में नहीं है। ऐसा जो इन्होंने अपनी छवि बनाई थी वो तार तार हो चुकी है। जी बिल्कुल। और साफ तौर पर, और जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी किस तरह से चरमराई हुई वो भी साफ तौर पर दिख रहा है, और हम कहाँ खड़े हैं इस पूरे नक्शे पर ये भी जानना बेहद जरूरी है। हम हिस्सा हैं ग्लोबल साउथ का, लेकिन हम साथ देते हुए नजर आ रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ का। हम इजराइल अमेरिका के साथ खड़े हुए दिखना चाहते हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी भी कहाँ जा रही है, उसका नुकसान देशवासियों को बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ सकता है, साफ तौर पर दिख रहा है। पाशा साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जो अमेरिका की सेनेट में जो नया बिल जो उन्होंने पेश किया है, खासतौर पर कि रशिया के साथ जो भी जिस भी तरह का कारोबार जो देश करेंगे ऊर्जा से संबंधित, उन पर 500% का टैरिफ लगाया जा सकता है। इसमें भारत और चाइना की हम बात करते हैं तो हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। तो एक तो पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी देश में चरम पर है, और मान लीजिए कि ये अगर हकीकत हो जाता है तो इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरा, ईरान ने जो इल्जाम लगाया है, यानी कि अगर रशिया से माना कि आप तेल लेना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान से भी तो आपके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। ईरान तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है आपके ऊपर। जी, देखिए, ये बिल जो है सेनेट में अभी पेश हुआ है, लिंडी ग्राहम बोल के है, और ये बाईपार्टिजान है। एक रिपब्लिकन पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी के ये बिल रशिया बिल बोल के पेश कर रहे हैं, और तकरीबन 85 सेनेटर्स इसको सपोर्ट करने का वादा कर रहे हैं। और ये बिल हमें दो तरीके से देखना होगा। एक तो जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की जो नाकामी है, जो शिकस्त हुए है यूक्रेन में, उससे बचने के लिए दोबारा जो है खड़े कर रहे हैं ये सैंक्शंस रशिया के खिलाफ। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ये मान के चल रहे थे कि यूक्रेन को हम हथियार देके, सपोर्ट देके, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह सब रशिया को जो है हरा देंगे, और सैंक्शंस डाल के और उनका फॉरेन एक्सचेंज सीज करके, गोल्ड सीज करके जो है घुटने टेकना पड़ेगा रूस को, और गंभीर आर्थिक स्थिति होगी रूस में, और पुतिन इसको झील नहीं पाएंगे बोल के। लेकिन पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ भी हुआ है यूक्रेन में, उससे साफ जाहिर होता है कि जो है यूक्रेन लगातार हार रहा है, और यूक्रेन की जमीन जो है रशिया कब्जा कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और मुझे ये नजर नहीं आता कि यूक्रेन जीतने वाला है, चाहे कुछ भी नाटो उनको हथियार दे, या उनके पास सोल्जर्स ही नहीं है जंग लड़ने के लिए। जो 25 साल का एज है उसको घटाने की सोच रहे हैं 18 साल करने की, और जो भी शामिल होते हैं उनको 1 साल में बड़ी रकम देने का वादा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, अट्रैक्ट सोल्जर्स। तो यूक्रेन जो है बहुत बुरी पोजीशन में फंसा हुआ है, और रूस जो है लगातार विक्ट्री पे विक्ट्री और मोर टेरिटरी जो है वो यूक्रेन की कब्जा कर रहा है। दूसरी बात यह है कि रूस जो है लगातार अपना तेल और गैस एक्सपोर्ट कर रहा है चीन को, भारत को और दूसरे देशों को, और उनकी इकोनॉमी जो है काफी तेजी से बढ़ रही है, जीडीपी काफी तेजी से बढ़ रहा है, और वहाँ के प्रोडक्शन जो है वेपन्स का, हथियार का, गोला बारूद का दुगना तिगना हो गया है, और उन्हें कोई शॉर्टेज की नजर नहीं आ रही, और उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी ठीक है, इफ नॉट मजबूत, वो दिखाई दे रही है। तो जो है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का पूरा प्लान जो वो चौपट हो गया है, और अब जो है ट्रंप पावर में इसलिए आए कि उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते में सीज फायर और यूक्रेन का मसला हल कर देंगे। हालांकि उन्होंने बातचीत करवाई रियाद में और टर्की में वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें काफी घटनाएं हुई और कुछ सफलता नहीं मिली, और धमकी भी दी है डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को वगैरह वगैरह, लेकिन पुतिन जो है इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने शर्तों पे अड़ा है। और ये जो है फ्रस्ट्रेशन है अमेरिकन कांग्रेस का, लीडरशिप का, और जो कुछ भी बचा है पावर, वो इस्तेमाल करके रशिया को घुटने टेकने पे मजबूर करना चाहते हैं। सिर्फ रशिया को ही नहीं,
क्योंकि मेन फॉरेन एक्सचेंज रशिया को तेल और गैस एक्सपोर्ट से मिलता है। क्योंकि चीन बड़े पैमाने पे रशिया का गैस और तेल इंपोर्ट कर रहा है, तो वो अमेरिका जो है चीन को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीन मान नहीं रहा है हम कि ये सैंक्शंस को हम मानेंगे नहीं, बल्कि जो सैंक्शंस रूस और ईरान पे लगाए हुए हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार वो इंपोर्ट कर रहे हैं दोनों देश। 90% ईरान का तेल जो है चीन को जाता है, और बहुत बड़ी मात्रा में गैस और तेल चीन को भी जाता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज लगातार रूस को मिल रहा है। तो अब चूंकि भारत अमेरिका की बात को ठुकरा के तेल रूस से इंपोर्ट कर रहा था, तो भारत को भी निशाना बनाना चाहते हैं कि भारत के खरीदने से जो फॉरेन एक्सचेंज जाता है रूस को, उसको भी कड़े कदम उठाएं बोल के। तो ये बिल सिर्फ रूस के खिलाफ ही नहीं, लेकिन भारत के खिलाफ भी है और दूसरे देशों के खिलाफ भी है, जो भी गैस और तेल और यूरेनियम जो कि हम इंपोर्ट करते हैं रूस से, उस पे सैंक्शंस लगाने की 500% जो है टैरिफ की बात हो रही है। तो इसमें ये दो और चीजें हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बिल ठीक नहीं है, हम वीटो कर देंगे बोल के, जो कि उनका एग्जीक्यूटिव पावर है। दूसरी बात यह है कि ये सेनेटर्स जानते हैं कि ये अमेरिका के दोस्तों पे भी असर हो सकता है, तो उसमें वेवर दे सकते हैं, जैसा ओबामा और पहले एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप के वेवर दिए थे चाबहार के लिए, तो वो वेवर्स दे सकते हैं और हमको अमेरिका से या अमेरिका के सदर से भीख मांगना पड़ेगा, हमको थोड़ा कंसेशन दे दीजिए और डिस्काउंट दे दीजिए, हम रूस से तेल खरीदना चाहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, हमारे लोग परेशान हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो हमको व्हाइट हाउस से भीख मांगना पड़ेगा। जैसा 500 साल पहले जो भी भारतीय रूलर थे वो पोर्चुगीज हुक्मरानों से भीख मांगते कि आप लाइसेंस दे दीजिए, हम जो भेजना चाहते हैं यूरोप को, और एक एक करके वो प्रोसेस करके बहुत ही जलील करके वो काटा देते थे। तो उसी तरीके से जो है ये कॉलोनियलिज्म दोबारा भारत पे हावी होना चाहता है। और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में ये है कि जो है कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में आए थे नई दिल्ली में, तो उन्होंने बेशर्मी से ये धमकी दी, सलाह नहीं धमकी दी कि आप रूस से क्यों तेल निर्यात करते हैं, आप रूस से हथियार क्यों इंपोर्ट करते हैं, आप रूस से ट्रेड क्यों करते हैं, वो हमारा दुश्मन है, यूक्रेन को हमला किया है और यूनाइटेड नेशन का चार्टर उल्लंघन किया है, पुतिन जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है, वो क्रिमिनल है। तो ये सब जो है हमें बता रहे थे कि हमारे दोस्त के बारे में, जैसा आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो ट्रंप बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक महान देश है, पाकिस्तान लीडर बहुत महान है, उन्होंने बहुत कोशिश की, ये कर दी वो कर दी बोल के, वो अमेरिका जो हमारे दुश्मन की तारीफ कर रहा हमारे सामने, तो उसी तरह रूस की भी जो है निंदा कर रहे थे, हमारे घर में आके हमारा खाना पीना खा के नई दिल्ली में ये बेहुरमती कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे। अब खुले आम जो है सेनेट कर रही है कि आप रूस से ये तेल मत खरीदिए, हथियार मत खरीदिए या ट्रेड मत करिए, और वही लहजा जो है चीन के साथ भी है कि आप भारत 120 बिलियन डॉलर से ट्रेड करते हैं चीन से, उसको खत्म करिए, और ईरान से भी कोई बात ही नहीं करिए कि जो भी करता है उसको भी खत्म करिए। इससे बढ़ के ये है दबाव है भारतीय हुकूमत पे कि आपने G20 में इतने सारे मुल्कों को निमंत्रण दिया, लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से वगैरह वगैरह सब, तो आपका इन्फ्लुएंस जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट और ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ में भी काफी है, उनको भी आप मनाइए कि रूस और चीन से ट्रेड मत करिए, सिर्फ अमेरिका से करिए बोलते। तो ये बात जो है बायलैटरल लेवल पर नहीं है, मल्टीलैटरल हो गई है, और भारत को जो है अमेरिका का पिट्ठू बनाना चाहते हैं और दूसरे देशों से अलग थलग करना चाहते हैं और अमेरिका के ऊपर निर्भर करना चाहते हैं, और अमेरिका के तेल और गैस हमको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही महंगा और कीमती है दाम में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वहां से ज्यादा है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज्यादा है,
और रूस हमको डिस्काउंट देता है। अगर $80 बैरल है तो 60 या 50, 55 पे देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। इसी तरह ईरान भी जो है अपना तेल भारत को 3 वजह से एक्सपोर्ट करना चाहता है। एक तो अपने टैंकरों में डिस्काउंटेड ट्रांसपोर्ट फी में देना चाहते थे और 3 महीने का क्रेडिट देना चाहते थे और इंश्योरेंस को भी कम करने के वादा करे थे। तो हमने तीनों को ठुकरा दिया और अमेरिका से महंगा तेल और गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि जैसे कि आपने कहा कि तेल के दामें जो है पेट्रोल के आसमान छू रही हैं और ये तनाव इजराइल और अमेरिका ईरान के बीच में और इसके तेल के दाम बढ़ गए हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी पे और अर्थव्यवस्था पे कितना गंभीर असर हो रहा है। हमारा बजट उलट पलट हो जाएगा और सबसे बढ़ के इन्फ्लेशन बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लोगों को जो है ज्यादा दाम तेल और गैस का देना पड़ेगा। ये अमेरिका की पॉलिसी है और वो सिर्फ लीवरेज भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ाना चाहते हैं कि हम कैसा कंट्रोल कर सके, डोमिनेट कर सके, जैसा उन्होंने पाकिस्तान को अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक और मुशर्रफ के जरिए कंट्रोल किया कोल्ड वॉर के दौरान। अब चीन के खिलाफ हमको उस लीवरेज से इस्तेमाल करना चाहते हैं और हमको कमजोर करना चाहते हैं और उन पर निर्भर करना चाहते हैं। यही, और हमारी गवर्नमेंट जो है हाँ में हाँ मिला रही है और हमारे विदेश मंत्री जो है पूरा प्रो अमेरिकन होके जो है, जो दुनिया भर में कहते हैं कि जो भी होता है दुनिया में हमें कोई उससे लेना देना नहीं है और सिर्फ अमेरिका ही हमारा दोस्त है बोल के बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। और हमारे पड़ोसी भी जो है एक के बाद हमारे से कंदरा रहे हैं और उनकी दोस्ती खत्म हो रही है। आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ इजराइल था हमारे साथ, कोई नहीं था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री 50 से ज्यादा 70 से ज्यादा देशों का उन्होंने विजिट किया और गले मिलाए और स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट करे, डिफेंस कोऑपरेशन करे, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को नहीं है। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी जाके जो है उनको टेढ़े सवाल पूछे कि आपके टेरिटरी के अंदर हुआ, कश्मीर में हुआ, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल करते हैं, तो आपके वहां फौज और पुलिस क्या कर रही थी? आपने इतने लेयर का सिक्योरिटी बनाए हैं, बोले अभी तक आप आतंकियों को पकड़े नहीं, कुछ तस्वीर बताए वो भी विड्रॉ कर लिए और जो है पेचीदा सवाल पार्लियामेंट्री ग्रुप को पूछे दुनिया भर में, जो कि वो आंसर नहीं दे सके। तो पिट्टू की तरह वही बता रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा और ये हो रहा वो हो रहा है बोल के। अमेरिका खुद सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो भी कान बंद कर लेते हैं और पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप दिन रात कहते हैं कि मुझे कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैंने इतनी मुश्किल से सीज फायर दिलवाया बोल के। जी जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है आपने जो बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण है और एक तरह से अलार्मिंग बेल है जो बज रही है और जिसको बिल्कुल देखकर अनसुना अनदेखा जो किया जा रहा है वो आने वाले वक्त में देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है और हो सकता है, वो सब कुछ हम देख रहे हैं। और इसीलिए दूसरे गैर जरूरी मुद्दों में देश को फंसाकर हिंदू मुसलमान और ये सब कुछ करके लोगों को इन तमाम जरूरी मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मैं दोनों मेहमानों के पास आ रही हूँ, सिद्धार्थ जी आपके पास पहले, कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को गुलाम बनाना चाहता है। वो ये डिक्टेट कर रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी से लेकर हमारे व्यापार से लेकर हर चीज हम कैसे करेंगे, किसके साथ, किसको दोस्त बनाएंगे, किसको दुश्मन बनाएंगे, ये ट्रंप बताते हुए हमें नजर आ रहे हैं और हम उनकी बात को एक तरह से सर झुकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। जी ट्रंप का आपके ऊपर या भारत के ऊपर हो या ईरान के ऊपर, किसी भी देश के साथ, हमको पता है ट्रंप व्यापारी हैं, उनको अपना हंटर चलाने का जितना भी मन हो, उनको हम हमारे ऊपर कितना भी दबाव लाना हो, हम उनके दबाव में क्यों आ रहे हैं, यह सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। एक चीज बिल्कुल सब, ये एक तथ्य है, ये तथ्य सब लोग जानते हैं कि पिछले 200 साल में समूची मानवता ने जो भी विकास किया है वो कृत्रिम ऊर्जा के चलते ही किया है, मतलब पेट्रोल के चलते ही किया है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि माइनस फॉसिल फ्यूल ह्यूमन डेवलपमेंट इज स्टिल लिविंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें पता है कि पिछले 200 साल में जो भी विकास हुआ है वो कृत्रिम ऊर्जा के चलते हुआ है। दूसरी बात हम सबको पता है, अमेरिका और रशिया के बीच में पिछले 75 साल से एक कोल्ड वार चल रहा है
वो इस हद तक चला गया कि अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर नेटो नाम की संस्था बना दी। वो नेटो नाम की संस्था में 4 दिन पहले अपना डिफेंस बजट भी 5% बढ़ा दिया, क्योंकि उनको लगता है कि रशिया कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता है। अब अमेरिका अगर ये कह रहा है कि वो एक ऐसा बिल लाएगा जिसमें कि रूस से कोई भी तेल खरीदेगा या रूस से कोई भी ऊर्जा खरीदेगा, उसके ऊपर हम 500% विशेष टैक्स लगाएंगे, तो इसका भारतीय नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा? तो सबसे पहली बात यह है कि भारत ने पिछले साल 23 करोड़ बैरल तेल रशिया से खरीदे थे, 4,600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से। 23 करोड़ बैरल कच्चा तेल भारत ने पिछले साल रशिया से खरीदा था। अमेरिका से वो तेल अगर भारत खरीदता तो वही 23 करोड़ डॉलर बैरल का, एक बैरल का 4,600 के बदले 6,300 रुपए उसको खर्चा पड़ता। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि आपके घर के नीचे एक सब्जी की दुकान है जहां पर कि परवल 23 रुपए किलो, 46 रुपए किलो मिलता है, और 1 किलोमीटर दूर एक और सब्जी की दुकान है जहां पर 63 रुपए किलो मिलता है। तो आप घर के पास में जो सस्ता है उसी से खरीदेंगे, दूर क्यों जाएंगे? तो रशिया से जो तेल आता था भारत, आता था नहीं आता है, वो आता है 4600 रुपए प्रति बैरल, और अमेरिका से वही तेल आप लेंगे तो 6300 रुपए बैरल पड़ेगा। अब भारत में 30 करोड़ घर हैं। हर साल आज भारत में करीब 1 लाख रुपए हर घर का बिल आता है पेट्रोल का, क्योंकि चाहे वो आप स्कूटर चलाते हो, चाहे कार चलाते हो, चाहे आप बस में घूमते हो, चाहे ट्रेन में जाते हो, चाहे गैस सिलेंडर का उपयोग करते हो, चाहे आप सामान खरीदते हो, वो ट्रक में आता है। कुल मिला के हर परिवार का, भारत के 30 करोड़ परिवारों का, हर परिवार का सालाना 1 लाख रुपए करीब करीब पेट्रोल का बिल आता है, पेट्रोल पर खर्चा आता है। अब अगर अमेरिका के कहे अनुसार रशिया के बदले भारत ये 23 करोड़ बैरल जो रशिया से खरीदता है उसके बदले वो अमेरिका से महंगा खरीदना शुरू करेगा, तो इसका मतलब है हर घर पर जो आज 1 लाख रुपए का पेट्रोल का खर्चा है, आने वाले समय में 2.25 लाख रुपए पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा, 2.25 लाख रुपए बढ़ जाएगा पेट्रोल का खर्चा। भारत में आज की स्थिति ऐसी है कि हर घर पर औसत 60,000 रुपए कर्जा है। अगर ये वाला काम हो जाए ना तो 2 लाख रुपए ऊपर से कर्जा आ जाएगा। और मेरा एक ये तर्क है कि ये ऐसा नहीं है कि ये अमेरिकी सेनेट में ये कोई नया कानून आने के बाद ऐसा होगा। मेरे ख्याल से ऐसा हो चुका है, क्योंकि 13 फरवरी को जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में बैठ के समझौता किए थे, जिसको कि जॉइंट स्टेटमेंट कहा गया था, उसकी 16वीं धारा में भारत ने ये मान लिया है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा क्रूड एंड गैस सप्लायर होगा। तो भारत पहले ही मान चुका है अमेरिका से, ये केवल एक समझौता लिखित रूप में होना बाकी है। ये कानून अमेरिकी सेनेट में बने या नहीं बने, अमेरिका से भारत ने ये मान लिया है। ट्रंप साहब के सामने भारत के प्रधान जी सरेंडर कर चुके हैं, वो ये मान चुके हैं कि अब हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, अब अमेरिका से तेल लेंगे। अमेरिका से तेल लेने का मतलब है 6300 रुपए प्रति बैरल। रशिया से आज तेल आता है वो 4600 रुपए का आता है। इसका मतलब जो इसका खर्चा बढ़ेगा ये कोई भारत सरकार पे नहीं जाने वाला है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर नहीं जाने वाला है, आपके और मेरे पॉकेट के खर्चे पर आने वाला है। आज जो हम अपनी गाड़ी, पेट्रोल, स्कूटर, ये सब में पेट्रोल भराने में साल में करीब करीब 1 लाख रुपए खर्चा करते हैं, आने वाले समय में 2.25 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। यही होने वाला है, और ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि ट्रंप साहब का भारत के प्रधान जी के ऊपर कोई विशेष लीवरेज है, कोई विशेष उनकी मतलब भारत के प्रधान जी को अपनी बात मनवाने के लिए उनके पास ऐसा कुछ हथकंडा है, जो कि ट्रंप साहब के सामने 13 फरवरी को भारत के प्रधान जी जाके ये भी मान लेते हैं कि अमेरिका भारत को तेल देगा। सर, महंगा तेल आप अमेरिका से खरीदोगे, रशिया से नहीं खरीदोगे। अमेरिका से आप मवेशी का चारा भी खरीदोगे, अमेरिका से आप बत्तख का मांस भी खरीदोगे, तो जब चाहते हैं वो सीज फायर भी करवा लेते हैं। इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं भारत के प्रधान जी के ऊपर अपनी बात मनवाने का कोई खास हथकंडा ट्रंप साहब के साथ पास मिल गया है, और उस हथकंडे के क्या कहते हैं, प्रेशर में भारत के प्रधान जी चल रहे हैं। सब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है।
जी, बिल्कुल। वक़्त की कमी है इसलिए मुझे आपको थोड़ा रोकना पड़ा, लेकिन इस बीच पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है उस खबर का, जो इंडियन डिफेंस अटैचे स्टेटमेंट जो वायर ने जो खबर दी थी उसको, और उन्होंने लिखा है कि द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़ रिपोर्ट बाय द वायर इन क्लेम्स दैट आईएफ लॉस्ट फाइटर जेट्स टू पाक बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप्स कंस्ट्रेंट्स। यानी कि उन्होंने इस बात को यहाँ पर रखा है। उसके बाद उन्होंने कहा द क्लेम बीइंग मेड इन द हेडलाइन is misleading. The remark made by the Indian Defence Attaché at the seminar have been quoted out of the context. ये पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है। ये उन्होंने बाकायदा तौर पर द वायर जो है उसकी जो हेडलाइन है उसका बाकायदा तौर पर स्क्रीनशॉट लगाकर इसको मिसलीडिंग बताया है। मिसलीडिंग उन्होंने इस बात को बताया है, अगर फैक्ट चेक की बात करें, कि पॉलिटिकल लीडरशिप्स कॉन्स्ट्रेंट, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं कहा फाइटर जेट्स गिरे नहीं गिरे, उसको उन्होंने मिसलीडिंग नहीं कहा है, लेकिन इस लाइन को उन्होंने मिसलीडिंग कहा है। हालांकि उन्होंने वायर की यहाँ पर बात कही है, लेकिन खुद मैंने एनडीटीवी के कार्यक्रम में न्यूज में सुना, उसमें बाकायदा तौर पर वो बाइट चलाई गई है जो शिव कुमार है उनकी, जहां पर वो उस प्रोग्राम में उस सेमिनार में बाकायदा तौर पर डाइस पे खड़े होकर इस बात को कह रहे हैं। तो जब वो इस बात को कह रहे हैं वहां पर, आप इसको मिसलीडिंग कह सकते हैं तो वायर की हेडलाइन को, लेकिन जो वो कह रहे हैं उसका क्या? ये आप याद करिए कि जब सीडीएस ने बयान दिया था तब भी इसी तरह की बातें कहने की कोशिश की गई थी, और अब फिर से इसी बात को कहा जा रहा है। पुष्पेन जी, आपका कमेंट बहुत संक्षेप में इसको लेकर, इसका मतलब कहीं ना कहीं घबराहट तो है ही। नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है इनकी बातों से कि भाई ये इस मामले में भी फंसे हैं, और आगे भी जब खुलासे होते चले जाएंगे तो ये फंसते चले जाएंगे। बात ऐसे ही हुई है जो ट्रंप ने कहा, या ये जो अफसर बता रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थे जिस वजह से हमने ये नुकसान उठाया। खैर, इसके अलावा जो सिद्धार्थ भाई ने बात कही है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई कुछ ना कुछ, मुझे भी ऐसा लगता है और ऐसे इंडिकेशन कई नेता भी देते रहते हैं कि भैया कुछ ना कुछ ये पेगासस के माध्यम से या किसी माध्यम से इनकी कुछ ऐसी चीज अमेरिका के हाथ में, इजराइल के माध्यम से, और कुछ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियों की, जो आपने सॉफ्टवेयर और पासवर्ड की बात आपने भी अपनी प्रस्तावना में कही थी, कुछ ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से, या कोई अडानी का ऐसा कोई मामला है जिसकी वजह से ये वहां दब जाते हैं जाकर के। और जब गलती करोगे तो दबोगे ही। जिसको डर नहीं है उसको फिर तो डरने की आवश्यकता है कि भाई मेरा ये नुकसान हो जाएगा वहां। तो ये सारे के सारे देश के हितों को वहां पर जाकर के एक तरीके से बेच रहे हैं और देश के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। ये सबका खुलासा होना पार्लियामेंट सेशन के माध्यम से बिल्कुल जरूरी है। हालांकि मुझे आशा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा स्टेट उसमें भी वहां जवाब देंगे, बार बार एडजॉर्नमेंट और सब हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन देश समझ रहा है कि इसमें बड़ा घालमेल है, और बालाकोट वाले मामले में घालमेल है, पुलवामा में भी बहुत बड़ा घालमेल है, कहां से आरडीएक्स आया, कौन उसका जो है दोषी था, और ये जो अटैक हो रहे हैं बार बार, इनमें सब चीजों में के ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह अब खड़ा हो गया है। जी जी, बिल्कुल प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, लेकिन जवाब इसका मिलेगा ये बहुत दूर की कौड़ी लगता है। और हम आप देखें कि सर्वदलीय मीटिंग्स बुलाई गई, उसमें प्रधानमंत्री नहीं आए। प्रधानमंत्री सिर्फ वहां पहुंचते हैं जहां मोदी हो, जहां इवेंट बाजी उन्हें करने का मौका मिले, बस वहीं जाते हैं। लेकिन अब ये तमाम चीजें भी उनकी फेल होती हुई नजर आ रही हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देख लिया, और जिस तरह से सीज फायर उसके बाद अब तक 11.5 साल में इतनी पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी की कभी नहीं गिरी जितनी अब गिरती हुई नजर आ रही है। और ये बातें सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, बल्कि जो बीजेपी के जो सपोर्टर जो ग्रुप्स हैं उनमें अगर आप बैठे हैं उनसे बात करें तो वो कहते हुए ये बातें नजर आते हैं, और वो भी इस बात से अग्री नहीं करते। तो आप सोचिए कि क्या हालत है फिलहाल, और उस सब पर ये जिस तरह की खबरें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं, इससे आने वाले बिहार के में भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, ये भी साफ तौर पर दिखता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, पाशा साहब आपका, सिद्धार्थ जी आपका, और पुष्पेन जी आपका।